वेलकम एवरीवन। अभी हम आज 12th बायोलॉजी का लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। कैसे रिप्रोडक्शन होता है लोअर और हायर प्लांट्स में, ये हम आज के डिस्कशन में कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन से शुरू करेंगे। हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस विदाउट सीड। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कैसे प्लांट बिना सीड के खुद को रिप्रोड्यूस करता है, यानी बिना सीड के पौधा कैसे लग सकता है। इज इट पॉसिबल? यस। चलिए देखते हैं। इसे कहते हैं मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो विदाउट सीड के प्लांट्स रिप्रोड्यूस होते हैं। इसमें पहला हमें देखने के लिए मिलेगा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या होता है, इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, स्मॉल पीसेस होता है, एक्सीडेंटल ब्रेकिंग होता है, जिनके वजह से वो प्लांट खुद को रिप्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, अलगाए स्पाइरोगारा। सेकंड है बडिंग। बडिंग की मदद से भी प्लांट खुद को रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। इसमें यूनिसेलुलर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, वन और मोर आउट ग्रोथ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि बर्ड्स हो गए, ईस्ट हो गए। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर की मदद से भी रिप्रोड्यूस होते हैं प्लांट। डिफरेंट टाइप्स, इसमें अलग अलग प्रकार के स्पोर फॉर्मेशंस होते हैं। इसमें फ्लैगलेटेड, मोटाइल, जू स्पोर्स होते हैं। इसमें होते हैं जू स्पोर्गिया, क्या बिफ्टा गैलेटा, जू स्पोर्स। एग्जाम्पल लीजिए कैलामेडोमस। ये सब एग्जाम्पल्स हैं स्पोर फॉर्मेशन की मदद से रिप्रोड्यूस होने वाले प्लांट्स के। फिजन होता है। फिजन में आपको बाइनरी फिजन मिलेगा, जैसे कि एक अमोबिया पैरामोसियम। फिर कॉनिडिया फॉर्मेशन की मदद से भी प्लांट खुद को रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, जैसे कि फंगस पेनिसिलिन, पेनिसिलियम। गैमूला फॉर्मेशन होता है, गैमूले फॉर्मेशन, जिसमें स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये 6 ऐसे एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं जिसमें विदाउट सीड के प्लांट खुद को रिप्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है, हाउ डज वेजिटेटिव प्रपोगेशन ऑक्योर इन नेचर। किस प्रकार से वेजिटेटिव प्रपोगेशन होता है नेचर के अंदर, कैसे ये टेक प्लेस करता है। Natural vegetative propagation occur when an auxiliary buds grow into a lateral short and develop its own root. It's known as the adventitious root. देखिए, जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है उसमें क्या होता है, जो एक्सिलरी बर्ड्स बुड होते हैं वो ग्रो करते हैं लेटरल शॉर्ट वे में और डेवलप करते हैं खुद के रूट्स, यानी वो लेटरली ग्रो होंगे और उनके खुद के रूट्स डेवलप हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं एडवांटियस रूट्स। ये एडवांटियस रूट्स एक दूसरे प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट स्ट्रक्चर्स अलाउइंग नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इंक्लूड्स bulbs, rhizomes, stolons एंड ट्यूबलर्स। अब देखिए, जो प्लांट स्ट्रक्चर होता है वो अलाउ करता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को, जिसमें इन्वॉल्व होता है बुल्ब्स, राइजोम्स, स्टोलन्स और ट्यूबलर्स के फॉर्म में। अब हम लेसन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। गाइस, ये जो हमने क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस किए, ये अबाउट द लेसन था। ये लेसन पढ़ने के लिए हमें एटलीस्ट ये 2 क्वेश्चंस के आंसर पता होना चाहिए। नाउ अब हम लेसन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ
यंग वन लाइक पेरेंट। देखिए रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक नया पौधा आएगा जो सेम टू सेम अपने पेरेंट्स की तरह होगा। जैसे कि आपने एक आम का पेड़ लगाया है, उसमें फल आया, उस फल की मदद से आपने एक दूसरा आम का पेड़ लगाया, तो क्या हुआ कि पहले आम के पेड़ जैसा ही आपने एक दूसरा आम का पेड़ लगाया, तो क्या किया हमने, रिप्रोडक्शन किया है, जहां पे हमने एक नया पेड़ सेम उसके पेरेंट पेड़ की तरह बनाया है। इसेंशियल प्रोसेस रिलेटेड टू द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। देखिए एक ऐसा इसेंशियल प्रोसेस रिक्वायर्ड रहता है जो कंटिन्यूटी लाए उस स्पीशीज में, मतलब वो स्पीशीज लगातार अस्तित्व में आता रहे, कंटिन्यू उसका ग्रोथ होते रहे। इसके लिए एक इसेंशियल प्रोसेस की जरूरत होती है। टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ lethal organisms produce offspring showing similar characters। अब इस कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से वो कंटिन्यू रहता है, और उस ऑफस्प्रिंग में सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं। जो पेरेंट में कैरेक्टर्स होंगे वही सेम कैरेक्टर्स रिपीट होते हैं, सिमिलर कैरेक्टर्स रिपीट होते हैं ऑफस्प्रिंग्स में। टू टाइप के हैं मेनली रिप्रोडक्शन। पहला होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चलिए अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्यूजन ऑफ टू compatible gametes or a sex cell is not involved। इसमें दो सेक्स सेल्स या गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकली प्रोगेनेली दैट इज क्लोन। यहां पे क्लोनिंग होता है, पेरेंट क्लोन करेगा ऑफस्प्रिंग्स को और वो जेनेटिकली आइडेंटिकल ही होंगे, उनका जेनेटिक सेम होगा, आइडेंटिकल होंगे। प्रोगेनी फ्रॉम सिंगल ऑर्गेनिज्म, ये जो क्लोनिंग का प्रोसेस है ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से ही होता है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग कर सकता है। इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स ऑफ अ पेरेंट बाय प्रोगेनी, इनहेरिटेंस जीन्स होते हैं पेरेंट के प्रोगेनी के जरिए। मॉड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो मॉड हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो हैं फ्रेगमेंटेशन, जिसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एग्जांपल ले लीजिए एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसे राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फ्रेगमेंटेशन, इसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्मॉल पीसेस के होते हैं। अगर एक्सीडेंटली ब्रेकिंग हो गया है, गलती से अगर उनका कोई पार्ट ब्रेक हो गया है, तो भी वो रिप्रोडक्शन के लिए इनफ है। एग्जाम्पल लीजिए अलगाई स्पायरोगारा, स्मॉल पीसेस में अगर एक्सीडेंटल ब्रेकिंग होता है तो उसके लिए अलगाई स्पायरोगारा होता है। एग्जाम्पल है अलगाई स्पायरोगारा का। सेकंड है बडिंग, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें वन और मोर आउटर ग्रोथ इन्वॉल्व होते हैं, इसमें बर्ड्स और ईस्ट आ जाते हैं। स्पोर फॉर्मेशन होता है, इसमें डिफरेंट टाइप के फ्लैग्रेटेड मोटाइल ज़ूस्पोर्स होते हैं, ज़ूस्पोरेंगिया और बिफ्टागेल्टिया ज़ूस्पोर्स, कैलाडोमस। बाइनरी फिजन होता है, इसमें फिजन सेक्शन अगर मैं देखूं तो उसमें बाइनरी फिजन भी होता है, जिसमें अमोबिया पैरामोसियम
इन्वॉल्व होते हैं। कोंडिया फॉर्मेशन होता है जिसमें फंगस, पेनिसिलियम होते हैं। जैन्युल फॉर्मेशन होता है जिसमें स्पॉन्स होते हैं। तो ये कुछ असेक्सुअल मॉड के रिप्रोडक्शन के एग्जांपल्स हैं, तो आप इन्हें राइट डाउन कर लें। अभी हम एक एक सेगमेंट को डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए फिर मूव करते हैं। देखिए, फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है। फ्रैगमेंटेशन में जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा इनटू टू पार्ट्स। मान लीजिए ये आपका एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से, किसी एक्सीडेंट्स की वजह से। तो क्या होगा, इसके दोनों ही पार्ट्स एक अलग अलग, दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे। तो वो सेक्शन आता है फ्रैगमेंटेशन में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन ब्रेक इनटू फ्रैगमेंट्स। अभी ये ब्रेक हो गए हैं दो फ्रैगमेंट्स में। ओके, नाउ ड्यू टू वन और मोर अदर रीजंस। अब ये किसी भी रीजंस के वजह से हो सकता है। एग्जांपल लीजिए स्पाइरोगारा का। अब ये जो स्पाइरोगारा है ये फ्रैगमेंटेशन के वजह से फॉर्म होता है। तो हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है स्पाइरोगारा। नाउ अबाउट स्पाइरोगारा। स्पाइरोगारा इज अ स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। स्पाइरल गाला एक स्पाइरल गोल गोल क्लोरोप्लास्ट होते हैं। स्पाइरोगारा इज एनी जीन्स ऑफ फ्रेश वाटर ग्रीन algae विद स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। ये जो स्पाइरल गारा होता है ये जीन्स होता है फ्रेश वाटर का। ये ग्रीन कलर का algae होता है जिसके पास एक स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट होता है। इट मेजर अबाउट 10 to 1000 माइक्रोमीटर्स इन साइज एंड माइट स्ट्रेच सेंटीमीटर लॉन्ग। देखिए, मेजर किया गया है कि ये 10 से 1000 माइक्रोमीटर तक के साइज में होते हैं, लेकिन इनको स्ट्रेच करके अगर इनको खींचा जाए तो ये सेंटीमीटर तक लॉन्ग हो सकते हैं। इट हैज अबाउट 300 स्पीशीज। इसके लगभग 300 स्पीशीज पाई जाती हैं। दिस सेल्स हैव वन और मोर अट्रैक्टिव स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। इस सेल के पास एक या उससे ज्यादा अट्रैक्टिव स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट होता है। स्पाइरल यानी ऐसा करके, क्लोरोप्लास्ट इसके पास रहेगा। सो दे अपीयर डार्क ग्रीन। इसके वजह से ये एकदम डार्क ग्रीन के दिखाई देते हैं। इट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर। इट्स ग्रो एज fresh floating mass, therefore it is usually called pond scum। ये हमेशा फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ये ग्रो होता है फ्री फ्लोटिंग, मतलब ये वाटर के ऊपर फ्री फ्लोटिंग मास होता है इसके पास। ये फ्रेश वाटर में रहता है, ये ग्रो करता है, ये उसके ऊपर तैरते रहता है और इसे नॉर्मली लोग पॉन्ड स्कम भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये है स्पाइरोगारा का इमेज। थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूं। देखिए, ये है स्पाइरोगारा। ये ऐसे स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट की तरह होते हैं। अब इसको थोड़ा अगर जूम करके देखा जाए तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसके पास सेल वॉल होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, पैरानॉइड होता है। अब ये जो एरिया है ये पैरानॉइड का है। ये जो अंदर आप देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन, ये न्यूक्लियस है। यहाँ पे देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये है सेल मेम्ब्रेन। वैक्यूल है, एम्प्टी जगह को यहाँ पे वैक्यूल बोला है। ये साइटोप्लाज्मिक स्टैंड है। ये जो आप स्ट्रेच आर्म इसके देख रहे हो ऐसे करके, ये है साइटोप्लाज्मिक स्टैंड।
और ये जो आप देख रहे हो, ये जो ग्रीन बैंड है, आप देख सकते हो कि ये स्पाइरल है। स्पाइरल यानी अंदर ही गोल गोल घूम रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो। हाँ, और ये क्लोरोप्लास्ट है। तो इसे क्या बोला गया है? स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो ये था स्पाइरोगारा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बडिंग। इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हमें पता है बडिंग असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में। इट इज अ वेरी कॉमन ऑक्यूरेंस इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ईस्ट। ये बहुत ही कॉमनली पाया जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ईस्ट में। इट इज ऑब्जर्व्ड इन अ फेवरेबल कंडीशन। ये तभी पॉसिबल है जब ईस्ट के उस ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग कंडीशन होगा, यानी उसको फेवर करने वाला कंडीशन होगा। फेवरेबल कंडीशन में ये आराम से बडिंग कर पाते हैं। मदर सेल प्रोड्यूस स्मॉल आउटग्रोथ विच इज नोन एज द बर्ड। देखिए ये जो बडिंग है उसमें जो बर्ड आया है, BUD बर्ड, ये कैसे प्रोड्यूस होता है? जो मदर सेल है वो एक छोटा सा आउटग्रोथ अपने बॉडी के ऊपर निकालती है। जैसे मान लीजिए ये है मदर सेल, तो पहले ये ऐसे छोटा सा निकालेगी, फिर ये ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ये जो है ये यंग बर्ड्स हैं, इन्हें क्या बोलेंगे? चैन ऑफ बर्ड्स। और ये है मदर सेल। ओके, अब इसका एक एग्जाम्पल है हाइड्रा का। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले लिया है हाइड्रा का। देखिए ये है हाइड्रा प्लांट हाइड्रा। इसमें भी बडिंग ही होता है। मैंने आपको पहला जो एग्जाम्पल बताया, ये वाला एग्जाम्पल है ईस्ट का। ईस्ट अपने आप को इस तरीके से ग्रो करते हैं। और सेकंड एग्जाम्पल है हाइड्रा का। क्या होगा कि इसमें छोटा पार्ट ऐसे डेवलप होने लगेगा। इसे क्या बोला है? सेकंड, बर्ड अराइज। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये बर्ड अराइज हो रहा है, छोटा बर्ड। फिर क्या होता है, धीरे धीरे ये बर्ड का जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाता है, वो बढ़ने लगता है, बर्ड ग्रो होने लगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड स्टेप में। फिर क्या होता है, ये ऑलमोस्ट ग्रो हो ही जाता है। तो बर्ड डेवलप मॉथ एंड टेंटिकल्स। अब इसके पास टेंटिकल मॉथ डेवलप हो गया है, यानी ये ऑलमोस्ट पूरी तरीके से ग्रोथ हो चुका है। अब ये क्या करेगा, खुद को सेपरेट कर लेगा पेरेंट प्लांट से। तो फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, बर्ड डिटैच टू फॉर्म न्यू हाइड्रा। अब वो बर्ड खुद को पेरेंट प्लांट से डिटैच कर लेगा, छुड़ा लेगा, और एक नया हाइड्रा का प्लांट डेवलप करेगा। सेकंड देखते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ ईस्ट। ईस्ट में कैसे इस चीज का रिप्रोडक्शन होता है। देखिए ये है एक ईस्ट, ये है पेरेंट ईस्ट, इसे पेरेंट सेल भी कह सकते हैं। ये है उसका न्यूक्लियस। अब होता क्या है कि ये धीरे धीरे इसमें बर्ड ग्रो होने लगता है। तो बर्ड फॉर्मिंग, बर्ड बन गया इसके अंदर। उसके बाद क्या होता है कि दो न्यूक्लियस डिवीजन, मिटोसिस। देखिए यहाँ पे मिटोसिस होता है। मिटोसिस का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन। अब यहाँ पे जो ईस्ट था उसका न्यूक्लियर का डिवीजन होने लगा है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बर्ड था, यानी वो जो छोटा सा एरिया निकला था बर्ड, अब वो पूरी तरीके से न्यूक्लियर डिवीजन करके एक खुद में ही एक ईस्ट बन चुका है, डॉटर सेल, जिसको हम क्या कहेंगे, डॉटर सेल। और ये है बर्ड सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट सेल। अब बर्ड और पेरेंट सेल्स दोनों आपस में अलग हो चुके हैं। तो ये था अबाउट बर्डिंग।
आप इसको राइट डाउन कर लें वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन। इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पोर फॉर्मेशन ये भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है प्लांट्स में। इट इज अ कॉमन ऑक्यूरेंस इन अ लोअर प्लांट। ये लोअर प्लांट्स में कॉमनली पाया जाता है। इट ऑक्योर बाय प्रोडक्शन ऑफ द मोटाइल जूस्पोर्स दैट आर फॉर्मेड इन द स्पोरेंगिया। ये तब प्रोड्यूस होता है, इसका प्रोडक्शन तब स्टार्ट होता है जब मोटाइल जूस्पोर्स फॉर्म करेगा स्पोरेंगिया। फ्लैग्रेटेड zoospores when liberated can grow independently into a new individuals। जब स्प्रैगलेटेड जूस्पोर्स लिबरेट होगा तो वो इंडिपेंडेंटली एक नए इंडिविजुअल को ग्रो करेगा। यानी ये सेपरेट होने के बाद, लिबरेट होने के बाद स्वतंत्रता से एक नए इंडिविजुअल को पैदा करेगा, यानी एक नया ऑफस्प्रिंग बना देगा। बिफ्लेटेड जूस्पोर्स आर फॉर्मेड इन द अल्गाए कैलेडोमस। जो बिफ्लेटेड जूस्पोर्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं अल्गाए में, जिनको कैलेडोमस कहते हैं, अल्गाए कैलेडोमस। ये देखिए, ये जूस्पोर्स है इन कैलेडोमस। ये है पेरेंट जूस्पोर्गियम जो कि जूस्पोर्स को प्रोड्यूस कर रहा है। ये भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जूस्पोर्स ऑफ कैलेडोमस अल्गाए। ये अल्गाए में देखिए क्या होता है। अब इस अल्गाए का थोड़ा हम डिटेल स्टडी करते हैं। देखिए, यह है अल्गाए का स्ट्रक्चर। ये जो आप ऑरेंज कलर का देख रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पैरानॉइड। ये जो आप दो यहाँ पे देख रहे हैं, 2 लेयर्स, इसे कहेंगे साइटोप्लाज्म। ये जो ग्रीन कलर का पूरा एरिया है, इसे कहेंगे क्लोरोप्लास्ट। ये जो आप देख रहे हैं ऐसे यहाँ पे डॉटेड डॉटेड, इसे गोल्गी अपर्चर कहते हैं। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है। ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे जो आप एक छोटा 2 स्पॉट देख रहे हैं, इसको वैक्यूल कहते हैं। ये जो आप एंटीना जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, टेंटिकल्स निकला हुआ है, इसे फ्लैग्रम कहेंगे। स्टिग्मा आई स्पॉट, ये सिग्मा का आई स्पॉट है। ये जो ब्लू कलर का देख रहे हैं, दिस इज द न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस। और ये जो आप ऐसे डॉटेड देख रहे हैं, इसे कहते हैं स्ट्रेच ग्रेन्स। तो ये है अल्गाई और उसका थोड़ा स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन। एक्चुअल में ये दिखते कैसे हैं। ये है जूस्पेरेंगियम। ये पहले ऐसे होते हैं, देखिए आप इनमें स्टेप वाइज देख सकते हैं कैसे ये फॉर्म होता है। आप वीडियो को पॉज करके ये 5 पॉइंट्स एट लीस्ट लिख लें, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होने वाला है। सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, तो आप इसे ज़रूर राइट डाउन कर लें। नेक्स्ट है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, asexual reproduction by a separation of a body into 2 new bodies। देखिए, बाइनरी फिजन में क्या होता है कि ये पहली बात तो ये तो एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या होता है, सेपरेशन होता है पेरेंट का 2 न्यू बॉडीज में। मतलब समझिए आप, ये पेरेंट है, अब ये सेपरेट हो जाता है 2 न्यू बॉडीज में। ओके, तो इसे कहते हैं फिजन, बाइनरी फिजन।
बाइनरी यानी दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। In this process of a binary fission, an organism duplicates its genetic material or deoxyribonucleic acid DNA and then divides into a two parts cytokinesis, with each one organism receiving one copy of DNA। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एक डुप्लीकेट जेनेटिक मटेरियल बनाता है, यानी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाता है किसकी, डीएनए की, डाईऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड का, जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अब वो डीएनए का जो पार्ट है, मान लीजिए ये आपका एक डीएनए का स्टैंड है, अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। अब ये जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है तो इन दोनों में ही आइडेंटिकल जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, ये दोनों ही मिलके एक बाइनरी फ्यूजन बना देते हैं। यानी मेनली बाइनरी फ्यूजन में डीएनए दो पार्ट्स में सेपरेट हो जाता है, डीएनए कॉपीज बन जाती है। एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है साइटोक्रोम का। ये देखिए, ये जो है अंदर ये साइटोक्रोम है, ये साइटोक्रोम का सेल वॉल है, और ये है साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। बाइनरी फ्यूजन में कैसे ये दो पार्ट्स में डेवलप होते हैं देखते हैं। फिर ये कुछ इस तरीके से अंदर दो न्यूक्लियस डेवलप कर लेता है, उसके बाद स्पेक्ट्रम अराइज होने लगता है और ये धीरे धीरे ये दोनों ही साइड से इसको बंद कर देता है और आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन जाते हैं फ्रॉम अ पेरेंट सेल। पहला पेरेंट सेल है वो डीएनए का रेप्लिकेशन करेगा, फिर उसमें से सेग्रीगेशन होगा और सेल स्प्लिट हो जाएगा दो न्यू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में। एक और एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे देखिए सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस क्या है कि हम यहाँ पे डीएनए को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। यह न्यूक्लियोइड है, इसमें सेल वॉल है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, रेप्लिकेटेड डीएनए है, जो धीरे धीरे साइटोक्रोमिक मेम्ब्रेन एलोंगेट स्ट्रेच डीएनए मॉलिक्यूल्स। जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है वो खुद को एलोंगेट करेगा, फैलाएगा और डीएनए को सेपरेट कर देगा। इसे साइटोकिनेसिस भी कहते हैं। साइटोकिनेसिस यानी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, उसे कहेंगे साइटोकिनेसिस। क्रॉस वॉल फॉर्म मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन इनवैगिनेट्स, अब क्रॉस वॉल्स बनने लगेगा, मेम्ब्रेन्स दोनों ही सेल्स के अलग अलग होने लगेंगे। क्रॉस वॉल कंप्लीटली फॉर्म, जो क्रॉस वॉल है वो पूरी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर्म हुआ है, यहाँ पे फॉर्म नहीं हुआ था, यहाँ पे देखिए फॉर्म नहीं है, यहाँ पे कंप्लीटली फॉर्म हो गया है फोर्थ स्टेप में। नाउ फिफ्थ है डॉटर सेल्स, और लास्ट में इनके डॉटर सेल्स बन जाते हैं। गाइस इसी को कहते हैं बाइनरी फिशन। अगर एक एक पॉइंट भी हमने लिखा तो हमारे 5 पॉइंट्स तैयार हो जाते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है, सेल रेप्लिकेट इट्स डीएनए, पहला सेल रेप्लिकेट करेगा अपने डीएनए को। सेकेंड पॉइंट, जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है वो एलोंगेट होगा, डीएनए मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करेगा। थर्ड, क्रॉस वॉल फॉर्म होगा, क्रॉस वॉल मेम्ब्रेन फॉर्म होना स्टार्ट होगा। फोर्थ में क्या होगा कि क्रॉस वॉल कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा और लास्ट स्टेप में डॉटर सेल बन जाएगा। ओके, तो ये था अबाउट द बाइनरी फिजन। आप इसे भी राइट डाउन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कॉनिडिया फॉर्मेशन। पेंसिलियम पेनिनियम is an important contaminant of the crucial grains which is able to grow at a lower temperature
low pH, high level of carbon dioxide and under acidic condition। ये जो पैनिनियम होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट कंटेमिनेंट है जो क्रीसियल ग्रेन्स में होता है। क्रीसियल ग्रेन्स का ये एबल होता है ग्रो करने के लिए लो टेम्परेचर में, मतलब ये आसानी से बहुत ही लो टेम्परेचर पे ग्रो कर सकता है, लो पीएच पे ग्रो कर सकता है, यानी लो पीएच यानी एसिडिक कंडीशन में भी ये ग्रो कर सकता है। हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है अगर, तो भी ये इजीली ग्रो कर जाएगा। Penicillium is produce mycotoxins which may be harmful to animals and humans। जो पेनिनियम है ये प्रोड्यूस करता है माइकोटॉक्सिन्स जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है किसी भी एनिमल या ह्यूमंस के लिए। Conidia is a dense suspension show poor generation suggesting the presence of a self inhibitor। ये जो कॉनिडिया होता है ये डेंस सस्पेंशन होता है, इसके पास पुअर जर्मिनेशन होता है जो बताता है कि इसके पास सेल्फ इनहिबिटर की प्रॉपर्टीज हैं। वोलेटाइल कंपाउंड्स प्रोड्यूस बाय देयर हाई डेंसिटी कंडीशंस। जो वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं हाई डेंसिटी कंडीशन में। ऑल्सो एग्जिबिट माइसीलियल ग्रोथ, जो एग्जिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं माइसीलियल ग्रोथ को ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज के, जैसे कि फंगी बिलोंगिंग टू द वैरायटी ऑफ द जेनेरा सजेशन बोर्ड एक्टिंग रेंज। ये जो फंगी है ये बिलोंग करता है जेनेरा से, वैरायटी ऑफ जेनेरा से, जो सजेस्ट करता है कि ये बोर्ड एक्शन रेंज है। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, डायग्राम ऑफ द पेनिसिलियम। ये है पेनिसिलियम का डायग्राम। इसमें होता है कॉनिडियम, ये जो आप देख रहे हैं इसे कॉनिडियम कहते हैं। यह फिलाइट्स स्टेरिगामाटा इसे कहेंगे, जिसके ऊपर कॉनिडियम प्लेस्ड होता है। स्टेग्रीमाटा मेटोलाई के ऊपर होता है, मेटोलाई डिपेंड होता है कॉनिडिफोर्स के ऊपर। और लास्ट में इनका होता है वेजिटेटिव हाइफे। यहाँ पे वेजिटेटिव हाइफे के ऊपर ये सब के सब डिपेंड होते हैं। अंडर माइक्रोस्कोप अगर हम देखें तो पेनिसिलियम कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो ये था अबाउट द कॉनिडिया फॉर्मेशन, जिसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। तो आप इसे राइट डाउन कर लें। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। स्प्रिंकल अ स्मॉल स्पूनफुल ऑफ yeast pellets powder over the warm water and add some sugar। देखिए आपको क्या करना है, एक थोड़ा सा वार्म वाटर लेना है, इसके अंदर ऐड कर देना है शुगर और फिर स्प्रिंकल करना है, मतलब थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देना है। जैसे आपने देखा होगा स्प्रिंकल यानी आपने कभी सॉल्ट लिया रहेगा, सॉल्ट बॉटल में ऐसे थोड़े थोड़े छेद होते हैं, उससे हम स्प्रिंकल कर देंगे इस ईस्ट को इसके अंदर। यह हमारी एक्टिविटी है। स्प्रिंकल करने के बाद क्या होगा कि वो स्लोली स्लोली वार्म वाटर के साथ मिलेगा, शुगर है अंदर। कवर इट एंड वेट फॉर 10 मिनट्स। उसको ढक देना है स्प्रिंकल करने के बाद वार्म वाटर में, शुगर ऐड करने के बाद उसको ढक देना है। ईस्ट बिकम
bubbly over the water, proving that it is still active. तो क्या होगा कि जो ईस्ट है वो उसके अंदर बबल्स बनाने लगेगा वार्म वाटर के अंदर। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि वो जो बबल्स बन रहे हैं वो तभी बन पाएगा जब हमारा जो ईस्ट है वो वाटर के अंदर एक्टिव होगा। तो बबल्स बन रहे हैं इसका मतलब है कि ईस्ट वाटर के अंदर एक्टिवेट है। कैन यू रिकॉल, क्या आप रिकॉल कर सकते हैं, याद करने की कोशिश कीजिए। द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो कैपेसिटी है रिप्रोड्यूस करने की वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को, वो किन में पाया जाता है? जैसे कि रूट है, स्वीट रूट, एस्पैरगस, डहलिया, ये सब रूट के एग्जाम्पल है जो रूट से खुद को बना लेते हैं। लीफ से बनाने वाले हैं बैरियोफाइलम, बेलांचियो, बेगोनिया एक्सेट्रा। स्टीम से बनाने वाले खुद को हैं राइजोम्स, टर्मेरिक, आपने पोटैटोज देखा रहेगा, ट्यूबुलर्स, बल्ब्स, ओनियंस, ये सब स्टीम से खुद को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए बना लेते हैं। हाउ डज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑक्योर इन नेचर, किस प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑक्योर हो रहा है नेचर में? नेचुरल वेजिटेशन ऑक्योर इन एक्सिलरी बर्ड्स एंड लेटरल शॉर्ट डेवलप इट्स ऑन रूट्स। क्या होता है नेचुरली प्रोपोगेशन में? एक्सिलरी बर्ड्स ग्रो होते हैं, बाद में वो खुद को लेटरल शॉर्ट रूट्स में डिवाइड करके रूट्स में आ जाते हैं। तो इसे, ये जो रूट्स आया है इसे एडवांटेजियस रूट कहेंगे। ये जो प्लांट स्ट्रक्चर है वो शो करेगा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को। इसमें इन्वॉल्व होते हैं बर्ड्स, राइजोसोम्स, स्टोन्स एंड ट्यूबुलर्स। तो हमने यहाँ पे ये तीनों के ही एग्जाम्पल ले लिए हैं। कुछ भी डाउट होगा इस कमेंट सेक्शन में पूछें। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा डिटेल में देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को। प्लांट प्रोड्यूस asexually through their vegetative parts, hence the new plants formed are genetically identical of their parents. Plants asexually जब वेजिटेटिव पार्ट्स को ग्रो करते हैं, बनाते हैं, तो जो न्यू प्लांट फॉर्म होता है, बन जाता है, उसका जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, वो जेनेटिकली सेम होता है अपने पेरेंट्स की तरह। पेरेंट्स और उनमें कोई चेंजेस नहीं ऑब्जर्व होते। एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर एक्सप्लॉइट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई फ्रेश स्टॉक ऑफ प्लांट। देखिए, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में ये एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि कैसे वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो मल्टीपल फ्रेश स्टॉक प्लांट्स को बनाने के काम में आ सकती है। कैसे हम ताजे प्लांट्स को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आर्टिफिशियल मेथड्स आर यूज्ड टू प्रोपोगेट डिजायर वेजिटेटिव अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन रिक्वायरमेंट। जो आर्टिफिशियल मेथड है इसका इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है कि वो प्रोपोगेट करे, बनाए डिजायर वैरायटीज अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन रिक्वायरमेंट। बहुत सारी वैरायटीज बनाए इंसानों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। द वेरियस मेथड्स आर फॉलो, यहाँ पे बहुत सारे मेथड है, उनको हम फॉलो करेंगे। पहला आता है इसमें कटिंग, ग्रिफ्टिंग, टिश्यू कल्चर, ये सब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ही पार्ट हैं। हाँ, अब इनको थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है कटिंग। कटिंग देखेंगे। द स्मॉल पीसेस ऑफ एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट हैविंग वन और मोर बर्ड्स इज यूज्ड फॉर द प्रोपोगेशन विज। देखिए, कोई भी अगर स्मॉल पीसेस हैं या स्मॉल पार्ट है, पीस है वेजिटेटिव पार्ट का, प्लांट का, उसके पास एक से ज़्यादा बर्ड्स हैं, एक या एक से ज़्यादा अगर बर्ड्स हैं उसके पास, तो उस बर्ड्स का हम यूज़ करेंगे प्रोपोगेशन के लिए। प्रोपोगेशन यानी उसको रीजनरेट करने के लिए यूज़ करेंगे। वीज यानी नेमली, अब ऐसे कौन से स्मॉल पीसेस
पीसेस हैं किसी भी वेजिटेटिव पार्ट के जिसको कट करने पे वो फिर से प्रोपोगेशन करेगा, उसके एग्जांपल्स हैं। जैसे कि अगर हमने स्टीम कट कर दिया, हाँ, तो भी प्लांट वापस से रीजनरेट हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, स्टीम कट करने पे हमें रोज मिल सकता है, बॉग्नीवेलिया मिल सकता है। अगर मैं लीफ कट करके लगाऊं तो सन्सवेरिया मिल सकता है। रूट कट करके लगाऊं तो ब्लैकबेरी का प्लांट मिल सकता है। एग्जाम्पल देखिए, ये कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका प्लांट है, ये मैंने उसका स्टीम कट कर लिया है। ओके, स्टीम कट करने के बाद पेरेंट प्लांट से मैंने उसका स्टीम कट कर लिया है। स्टीम कट करने के बाद अब इस पार्ट को जैसे ही मैं प्लांट करूंगा सैंड के अंदर, ये देखिए मैंने नया पॉट लिया है, उस पॉट के अंदर इस कटे हुए पार्ट को मैंने प्लांट कर दिया है, तो फिर से मुझे एक नया प्लांट उसकी जगह पे कुछ समय बाद मिल जाएगा। देखिए ओनियन में भी ये होता है, और प्लस लहसुन में भी होता है। यहाँ पे और वेरियस एग्जांपल्स ले लिए हैं मैंने, जैसे कि आप अदरक के साथ भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। पोटैटो में भी होता है, पोटैटो को भी जो उसके बर्ड्स को कट करके प्लांट किया जाता है तो वो रीजनरेट हो जाता है, वापस से आ जाता है। तो ये वेरियस एग्जांपल के साथ ये कटिंग को हमने एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हैं। गाइज आपको चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके इसे राइट डाउन कर ले, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ना चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग। हियर अ पार्ट of two plants are joined in a such a way that they grow as one part. ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि दो हम अलग अलग प्लांट्स को लेते हैं, उनको ऐसे तरीके से कट करके ज्वाइन कर दिया जाता है कि वो एक साथ ग्रो हो सके। इन दिस मेथड पार्ट ऑफ अ स्टीम कंटेन मोर देन वन बर्ड्स section is joined into a rooted part plant called the स्टक। देखिए इसमें दो पार्ट होगा, एक जो रूट वाला पार्ट होगा जो जमीन के अंदर रूट अपना फैलाया हुआ होगा, और एक होगा कट पार्ट। ओके, तो ये जो कट पार्ट है इसको हम सेवन कहेंगे, और ये जो पार्ट है इसको स्टॉक कहेंगे। ओके, नाउ इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। और जब मैं इन दोनों को ज्वाइंट कर दूंगा, ओके, अब ये वेजिटेटिव पार्ट अंदर चला गया, ये रूट वाला एरिया, तो ये दोनों को मिला के जो मिलेगा वो होगा ग्राफ्टिंग। आपने बहुत बार सुना होगा कलम करके पेड़ को लगाया गया है, तो जो हिंदी में हम जिसे कलम कह के लगाना कहते हैं वो इंग्लिश में ग्राफ्टिंग कहलाता है। वेयर बडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड द बड ग्राफ्टिंग। अगर मैं ये बडिंग के साथ कर रहा हूँ तो इसे बड ग्राफ्टिंग कहेंगे। इन विच ओनली वन बर्ड इज ज्वाइंड ऑन अ स्टॉक। इसमें सिर्फ एक ही बर्ड ज्वाइन होता है स्टॉक में, और ये सारा प्रोसेस एप्पल, पियर्स, रोज एक्सेट्रा के प्लांट्स में यूज होता है। ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिया है हमने, ये स्टक है। स्टक यानी वो पार्ट जहां पे वेजिटेटिव पार्ट, नया वेजिटेटिव पार्ट आके ज्वाइन होगा। ओके, और ये सेकॉन है। सेकॉन वो पार्ट है जिसको दूसरे प्लांट से कट करके हम रूटेड प्लांट में लगाते हैं। एग्जांपल देखिए, ये सेकॉन है और ये रूट स्टक है। अब ये दोनों को मैंने इस जगह पे कट करके एक साथ ले लिया है, फिर यहाँ पे जॉइंट कर दिया है। जॉइंट करने के बाद ये टोटल एक प्लांट में कन्वर्ट हो गया है। कुछ समय बाद ये ग्रो किया और एक प्लांट में कन्वर्ट हो गया है। तो इसे ही कहते हैं गाइस ग्राफ्टिंग। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो को पॉज करके इस इंफॉर्मेशन को राइट डाउन कर लें। नेक्स्ट, नाउ टिश्यू कल्चर। In this method, by which a small amount of plant tissue is carefully grown
grown to give the many plantlets. इस मेथड में क्या होता है, एक स्मॉल अमाउंट में हम प्लांट के टिश्यूज लेते हैं, उसको केयरफुल्ली ग्रो करते हैं और उससे बहुत सारे प्लांट्स को राइज करते हैं. माइक्रो प्रोपोगेशन मेथड इज ऑल्सो यूज्ड नाउअडेज. आज के दिनों में माइक्रो प्रोपोगेशन मेथड का भी बहुत इस्तेमाल हो रहा है. A small amount of a plant tissue is carefully and acceptably grown to get a plantlets. इस मेथड में स्मॉल अमाउंट में प्लांट टिश्यूज को केयरफुल्ली ग्रो किया जाता है ताकि हमें बहुत सारे प्लांटलेट्स मिल सके. माइक्रो प्रोपोगेशन मॉडर्न मेथड टू गेट अ प्लांट फ्रॉम टिश्यू कल्चर ऑर्चिड्स. देखिए, माइक्रो प्रोपोगेशन मॉडर्न मेथड है प्लांट का टिश्यू कल्चर का. एग्जांपल लीजिए, जैसे ऑर्चिड्स के प्लांट लगाते हैं हम. एग्जांपल देखिए, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, टिश्यू ऑफ अ सैंपल स्क्रैप्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. अब हमने क्या किया है, जो टिश्यू सैंपल है वो हमने पेरेंट प्लांट से ले लिया है, उसे यहाँ पे टिश्यू सैंपल प्लेस्ड इन अगर ग्रोथ मीडियम कंटेनिंग न्यूट्रेंट एंड एक्सॉन्स. देखिए क्या होता है, फिर हम इसे अगर मीडियम में रख देते हैं, इस मीडियम में ये स्लोली ग्रो होता है. सैंपल डेवलप इनटू अ टाइनी प्लांटलेट्स. अब वो जो छोटे छोटे टिश्यूज थे, अब वो धीरे धीरे छोटे छोटे प्लांट्स में कन्वर्ट हो गए हैं. आफ्टर सम टाइम प्लांटलेट्स प्लांटेड इनटू अ कंपोजिट. उसके बाद यहाँ से निकाल के उसे किसी मिट्टी में लगा दिया जाता है, उसके कंपोजिट एरिया में, जहाँ पे वो प्रॉपरली ग्रो और डेवलप हो पाता है. यहाँ पे देखिए प्लांट टिश्यू कल्चर प्रोसीजर. इसका प्रोसीजर कैसे है वो भी देख लेते हैं. पहले इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, हमें स्मॉल अमाउंट में प्लांट के टिश्यूज लेके उसे मल्टीप्लिकेशन स्टेज में डालना पड़ता है. मल्टीप्लिकेशन स्टेज होता है अगर सॉल्यूशन की मदद से, अगर जल होता है, उस जल में न्यूट्रिएंट्स और प्लांट को ग्रोइंग के लिए जो भी रिक्वायरमेंट कंपोनेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, वो हम डाल देते हैं. थर्ड स्टेप में रूट फॉर्मेशन हो जाता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली रूट फॉर्म हो चुका है. और फिर शॉर्ट फॉर्मेशन होता है. जब वो धीरे धीरे स्लोली ग्रो हो जाता है तो हम फिर उसे यहाँ पे डाल देते हैं. यहाँ पे क्या होता है, प्लांट ट्रांसफ़र किया जाता है ग्रीन हाउस में. व्हेन अ प्लांट इज स्टार्टेड टू डेवलप, जैसे ही प्लांट डेवलप होना स्टार्ट करेगा, हम उसे ग्रीन हाउस में फुल प्रोटेक्शन के साथ ग्रोइंग स्टार्ट करवा देंगे. इट विल प्रोवाइड अ कंट्रोल एनवायरनमेंट कंडीशन फॉर अ प्रॉपर डेवलपमेंट. ये हमारे प्लांट को प्रॉपर डेवलप होने के लिए एक कंट्रोल एनवायरनमेंट देगा, जिसमें वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा. आफ्टर दैट, उसके बाद क्या होगा, प्लांट इज ट्रांसफर टू अ नर्सरी वेयर इट कैन ग्रो अंडर द नेचुरल एनवायरमेंटल कंडीशन. फिर क्या होगा, जब प्लांट थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो हम उसे नर्सरी में डाल देंगे, यानी कि उस जगह रख देंगे जहाँ पे वो नेचुरल एनवायरमेंटल कंडीशन में प्लांट अपना नॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट कर सकेगा. तो दिस इज अबाउट द टिश्यू कल्चर. यही होता है टिश्यू कल्चर. आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं. वीडियो को पॉज करके इसे राइट डाउन कर लें. ओके, तो हमने देख लिया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. चलिए समराइज कर लेंगे अब तक हमने क्या पढ़ा है. पहले आर्टिफिशियल मेथड से स्टार्ट करते हैं. आर्टिफिशियल मेथड में हमारे पास एक होता है कटिंग, दूसरा होता है ग्राफ्टिंग, तीसरा होता है टिश्यू कल्चर. कटिंग में स्मॉल पीस करते हैं प्लांट के, सिलेक्टेड पीसेस होते हैं प्लांट पार्ट के, स्मॉल पीसेस ऑफ प्लांट पार्ट्स सिलेक्टेड. जो छोटे छोटे पीसेस हैं प्लांट के, वो हमने जो सिलेक्ट किया है वो लेते हैं. उसके बाद मोस्ट प्रोसेस वन और मोर बर्ड्स. फिर उसमें से मस्ट उसके अंदर प्रोसेस बर्ड्स होने चाहिए जो सिलेक्टेड पार्ट है हमारा. जैसे कि
स्टीम कटिंग, रोज और ब्रूगेनविलिया। उसके बाद है लीफ कटिंग जिसमें हम सेंसवेरिया करते हैं। फिर है रूट कटिंग जिसमें ब्लैकबेरी आ जाता है। ग्राफ्टिंग में ज्वाइन करते हैं टू प्लांट पार्ट को, स्टॉक एंड सैकॉन को। रूटेड प्लांट जो रहेगा उसे स्टॉक कहेंगे और जो ज्वाइंट होने वाला पार्ट रहेगा उसे सैकॉन कहेंगे। ये दोनों ग्रोथ एक साथ होंगे। इसमें आता है स्टीम ग्राफ्टिंग जिसमें एप्पल आता है, बर्ड ग्राफ्टिंग बडिंग जिसमें रोज आ जाता है। टिश्यू कल्चर में स्मॉल अमाउंट में हम प्लांट टिश्यू को लेके केयरफुल्ली एक्सेप्टिवली ग्रो करेंगे प्लांटलेट्स में, अदर प्लांटलेट्स में। यानी टिश्यू कल्चर के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले स्मॉल अमाउंट में प्लांट को लेके उसे अगर जेल सॉल्यूशन में ग्रो करवाना पड़ेगा। इसमें माइक्रो प्रोपोगेशन होता है, मॉडर्न मेथड है प्लांट का टिश्यू कल्चर के लिए। इसका एग्जांपल है ऑर्चिड्स। तो दिस इज अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा जाता है तो आपको ये तीनों ही मेथड प्रॉपरली स्टेट एंड एक्सप्लेन विथ एग्जांपल करना पड़ सकता है। नाउ अब हमारा सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है चलिए देखते हैं। इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ टू कॉम्पिटिबल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल। देखिए यहाँ पे मेल और फीमेल के गैमेट्स का फ्यूजन होता है। टेक प्लेस आफ्टर सर्टन मैच्योरिटी, ये एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद मैच्योरिटी तक पहुंच जाता है, मतलब इसको कुछ समय लगता है। इन हायर प्लांट्स फ्लावरिंग इंडिकेट द बिगनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। देखिए जो हायर प्लांट्स होते हैं जब उनमें फूल लगना स्टार्ट हो जाता है तो वो इंडिकेशन होता है कि अब ये रिप्रोडक्टिव फेज में आ चुका है। प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट ऑफस्प्रिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स आते हैं उनका जेनेटिक इंफॉर्मेशन थोड़ा पेरेंट के जेनेटिक से डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे जेनेटिकली डिफरेंट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। वेरिएशन आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल एंड इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज। देखिए ये जो वेरिएशन आता है ये बहुत ज़रूरी होता है उस प्लांट को सर्वाइव करने के लिए, उस स्पीशीज का इवोल्यूशन होने के लिए। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट्स इज डोमिनेट प्लांट बॉडी। जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट्स होते हैं वो एक डोमिनेंट प्लांट बॉडी होती है, जैसे कि पहले मियोसिस के बाद होता है हैप्लॉइड स्पोर्स, उसके बाद गैमेटोफाइट, फिर रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर, उसके बाद विद इन फ्लावर फिर से गैमेट्स बनेगा। ओके नाउ अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टू मेजर इवेंट्स देखते हैं। क्या है टू मेजर इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। पहला है मियोसिस, सेकेंड है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यानी कि फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यानी कि फर्टिलाइजेशन, इसे याद रखें। मियोसिस में प्रोडक्शन होता है गैमेट्स का n नंबर ऑफ टाइम्स। मेल गैमेट इन एंथर, जो मेल गैमेट होता है वो एंथर में प्रोड्यूस होता है। फीमेल गैमेट इन ओव्यूल, जो फीमेल गैमेट्स हैं वो ओव्यूल में प्रोड्यूस होंगे। फ्यूजन में देखिए क्या होता है, यहाँ पे डिप्लॉइड जाइगोट्स बनते हैं, उसके बाद एम्ब्रियो में जाता है वो, उसके बाद न्यू प्लांट 2n स्पोरोफाइट्स फॉर्म हो जाते हैं। गाइस ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। ये इनका सीरीज बताया है कैसे वो
अपने डोमिनेंट प्लांट बॉडी से लेके गैमेट्स तक फॉर्म करते हैं। बिफोर मूविंग अहेड ऑलवेज रिमेंबर, ये बात हमेशा आपको याद रखनी चाहिए, जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होगा वो प्रीडोमिनेंट प्लांट बॉडी होगा इन द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट्स हैं वो डोमिनेंट प्लांट बॉडी होते हैं। वेयर द मियोसिस टेक प्लेस, जहाँ पे मियोसिस होता है, टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड स्पोर्स। मियोसिस क्या करता है? प्रोड्यूस करता है हैप्लॉइड स्पोर्स को, जो फॉर्म करेगा गैमेटोफाइट, उसके वजह से फॉर्म होगा गैमेटोफाइट। नाउ गैमेटोफाइट्स आर कंसीडरेबल रिड्यूस एंड डेवलप विद इन द फ्लावर। जो गैमोफाइट्स है वो रिड्यूस होगा और डेवलप होगा विद इन द फ्लावर में, फ्लावर के अंदर ही डेवलप होता है ये। दे प्रोड्यूस गैमेट्स, और वहाँ पे गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। द मेल रिप्रोडक्टिव व्रूल ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड द एंड्रोसियम। जो मेल रिप्रोडक्टिव व्रूल्स होते हैं फ्लावर के, उसे एंड्रोसियम कहते हैं। गाइस, ये जो व्रूल है, व्रूल का मेनली मतलब होता है कि वर्टिकल्स। व्रूल्स का मतलब है वर्टिकल्स। वर्टिकल्स का मतलब है यहाँ पे अरेंजमेंट होगा ऑफ सिपेल्स, लीव्स, पेटल्स, कार्पेल्स और स्टीमेंस का। ये रेडिएटिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट से रेडिएट होगा, एंड रैपिंग अराउंड द स्टाल्क ऑफ स्टीम। तो व्रूल्स क्या है? ये अरेंजमेंट है स्पिल्स का, लीव्स का, पेटल्स का, कार्पेल्स का, स्टीमन्स का, जो स्पेसिफिक पार्ट से अराइज होंगे, रैपिंग करेंगे स्टाक को स्टीम के अराउंड में। इसी का मतलब होता है व्रूल। ना व्रूल्स ऑफ फ्लावर इज एंड्रोसियम। जो व्रूल्स ऑफ फ्लावर हैं उन्हें एंड्रोसियम कहते हैं। अब ये जो एंड्रोसियम है ये क्या इन्वॉल्व करता है? एंड्रोसियम इन्वॉल्व मेंबर ऑफ प्लांट बॉडी। एंड्रोसियम में प्लांट बॉडी के मेंबर्स होते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द एंड्रोसियम इज कॉल्ड द स्टीमेंस। जैसे एक इंडिविजुअल मेंबर है एंड्रोसियम का, उसे स्टीमेंस कहते हैं। स्टीमेंस कंसिस्ट ऑफ द फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर। अब देखिए, ये जो स्टीमेन होता है ये कंसिस्ट करता है फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर। इसके अंदर फिलामेंट मिलेगा, कनेक्टिव मिलेगा और एंथर मिलेगा। हैविंग टू एंथर लूप थिका, इसके अंदर 2 एंथर लूप्स होंगे जिसको थिका कहते हैं। एंथर लूप यानी कि थिका ना। क्लैलेक्स, this is the outermost whorl of a flower which consists of the spills and usually is green। देखिए, जो क्रेलेक्स होता है ये एक आउटर मोस्ट व्रूल होता है। ये ऑफर करता है फ्लावर को, जो कंसिस्ट करता है स्प्रिल्स, और यूजली ये ग्रीन कलर का होगा। करोला, करोला इज द कलेक्शन ऑफ द पीटल्स ऑफ अ फ्लावर। करोला का मतलब है कलेक्शन करना पीटल्स ऑफ फ्लावर को। फ्लावर के जो पंखुड़ियां होती हैं उनको अगर मैं उनको कलेक्ट कर रहा हूं तो वो करोला कहलाएगा। इट इज यूजली कलरफुल और ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट द
पॉलिनेटर्स फॉर पॉलिनेशन। ये कलरफुल होता है, ब्राइट कलर का होता है, इसलिए ताकि ये अट्रैक्ट कर सके पॉलिनेटर्स को पॉलिनेशन के लिए। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। गाइनोसियम, गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। जो गाइनोसियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। एंड्रोसियम which is also called the stamens consist of filament anther connective tissues। जो एंड्रोसियम होता है इसे हम स्टीमेन कहते हैं। स्टीमेन कंसिस्ट करता है फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव टिश्यूज को। एंड्रोसियम कंपोनेंट्स, एंड्रोसियम के कंपोनेंट्स देखते हैं। एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ द नूव लाइक बॉल्डेड स्ट्रक्चर एंथर। देखिए जो एंड्रोसियम है वो कंसिस्ट करेगा नोब लाइक बिलोब्ड स्ट्रक्चर एंथर का। ये लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चर है। फिलामेंट एंड द कनेक्टिव टिश्यू, फिलामेंट और कनेक्टिव टिश्यू का। दैट रोल्स द एंथर एंड फिलामेंट टुगेदर, जो लेके आता है, होल्ड करता है, दैट्स होल्ड्स, ये होल्ड करेगा एंथर और फिलामेंट को एक साथ। सम टाइम इफ द स्टीमेंस इज नॉट डेवलप प्रॉपरली, अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि स्टीमेंस प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रहा है, इफ इट रिमेन्स स्टेरिल, अगर वो स्टेरिल ही रहा यानी वैसा ही रहा जैसा स्टार्टिंग में था, देन द स्टेरिल स्टीमेन इज कॉल्ड द स्टेमेनोड। तो वो जो स्टेरिल्ड पार्ट है उसे क्या बोलेंगे? स्टेमिनोड। एग्जाम्पल लीजिए, कैसिया और कैर्निया। कैसिया एंड कैर्निया आर एग्जाम्पल ऑफ द एंड्रोसियम कंपोनेंट्स, दैट इज स्टेमिनोइड। क्या बोला गया है कि जो एंड्रोसियम कंपोनेंट है ये नॉब लाइक होता है, जो बिलोब्ड स्ट्रक्चर होता है एंथर का, ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है फिलामेंट का, कनेक्टिव टिश्यू का, जो होल्ड करके रखता है एंथर और फिलामेंट को एक साथ में। कुछ समय क्या होता है, स्टीमेन प्रॉपरली डेवलप नहीं होता, वो रिमेन स्टेरिल होता है, यानी रिमेन अपने प्राइमरी स्टेज में ही रहता है। तो वो जो स्टेरिल स्टीमेन है उसे स्टेमिनॉइड कहेंगे। अब ये स्टेमिनॉइड के जो एग्जांपल्स हैं वो हैं कैशिया एंड कैर्निया। गाइस ये आपको हमेशा याद रखना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट को, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्लांट में, वो एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम लिया है। देखिए ये एक मैच्योर फ्लावर है। इस मैच्योर फ्लावर में हमें कुछ साइंस देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि देखिए ये है पेरिंथ, जिसमें पीटल, कोलोरा और स्पाइरल क्लैरेक्स आ जाता है। देखिए ये जो एरिया आप देख रहे हो दैट इज द पीटल। ये जो है ये फूल की पंखुड़ियां हैं, पंखुड़ियां यानी पीटल्स, इसे ही करोला कहते हैं। और कैरेक्स यानी स्पाइरल, ये आप इस इमेज में देख सकते हो, जो कि ये है, ये जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हो दैट इज द कैरलेक्स। नाउ ये जो पार्ट देख रहे हो दिस इज नोन एज द स्टिग्मा। ये आप देख सकते हो कि ये प्रॉपरली ये जो एरिया है इसे स्टिग्मा कहेंगे। यह स्टाइल स्टिग्मा जिसके ऊपर सपोर्टेड है उसे स्टाइल कहते हैं। यहाँ पे फिलामेंट, ये जो आप देख रहे हो इसे कहते हैं फिलामेंट। दिस इज द फिलामेंट ऑफ फ्लावर।
ये जो एरिया है इसे कहते हैं फ्रोलर एक्सिस, उसके नीचे वाले एरिया को आर्टिकुलेशन कहते हैं, और उससे भी नीचे एरिया जो है उसे पेडिसेल कहेंगे। नाउ ये जो है यहाँ पे जो आप ऐसा देख रहे हैं इसे नेक्टरी कहते हैं। दिस इज द नेक्टरी। अब देखिए, अब ये जो ओवेरी का पार्ट है, ये जो इतना एरिया आप देख रहे हो जिसको मैंने अभी रेड कलर कर दिया है, दिस इज द ओवेरी, इसे कहेंगे ओवेरी। ओवेरी के अंदर ही मिलेंगे ओव्यूल, ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। अब ये देखिए, यह है स्टीमन, ये जो आप येलो येलो पार्ट देख रहे हैं दिस इज नोन एज द स्टीमन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कनेक्टिव होता है स्टीमन का। अगर मैं उसे काट के देखूँ तो उसके अंदर मुझे कनेक्टिव टिश्यूज मिलेंगे। और ये जो पूरा एरिया देख रहे हो आप, इसे एंथर माइक्रोस्पोरेंगियम कहते हैं। ये है एंथर का पार्ट, दिस इज आवर एंथर। और स्टीमन के अंदर ये जो आप देख रहे हैं दिस इज, इसके अंदर जो भरा हुआ है वो है माइक्रोस्पोरेंगियम। ना इसको भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, ये अब मैंने स्टीमन का प्रॉपर एक अलग से व्यू यहाँ पे ले लिया है। ये है एंथर, ये बाहर से जो आपको दिख रहा है इसे एंथर कहते हैं। फिलामेंट के ऊपर जो रहता है उसे एंथर कहते हैं। अगर मैं एंथर को काटूँ तो वहाँ पे मुझे पोलन ग्रेन्स मिलेंगे, पोलन सैक मिलेगा, एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट के ऊपर सिचुएटेड है एंथर। एंथर को अगर मैं काट के देखूँ तो उसके अंदर पोलन सैक है और पोलन ग्रेन्स हैं। अब देखिए, मैं इसको और थोड़ा बाइसेक्ट करके देखता हूँ तो मुझे पोलन ग्रेन्स का जहाँ पे एरिया है वहाँ पे पोलन सैक्स मिलते हैं। पोलन सैक जो माइक्रोस्पोरेंगिया होता है, पोलन सैक माइक्रोस्पोरेंगिया। और अगर डिटेल में देखें तो यहाँ पे मैं थोड़ा इमेज ब्रॉड कर देता हूँ। यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स जो कि मदर सेल्स है, ये हैं माइक्रोस्पोर्स ऑफ मदर सेल्स। टैक्टम, माइक्रोस्पोर्स जिसके अंदर रहता है उसे टैक्टम कहेंगे। उसके बाद आता है पोलन ग्रेन्स, इसके अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स। अगर मैं इसका और डिटेल इमेज देखूं तो अंदर मुझे पोलन ग्रेन्स भी दिखाई देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे इनका इमेज, रियल इमेज इसका ऐसा दिखता है जो कि 50 माइक्रोमीटर्स का होता है, और यहाँ पे जो इमेज लिया है वो 100 माइक्रोमीटर्स का है। गाइज, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसमें हमने ओवेरी, स्टीमन, एंथर, फिलामेंट, माइक्रोस्पोरेंगिया, पोलन ग्रेन्स, इनको डिटेल में देखा कि कहाँ पे ये सिचुएटेड होते हैं। एक मैच्योर फ्लावर के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो आप इसे प्रॉपरली डायग्राम बना के राइट डाउन कर लें, तभी ये आपके यूजफुल है। अगर आप डायग्राम बना के इसे मेमोराइज नहीं कर पाएंगे तो इट्स नॉट यूजफुल, क्योंकि ये पार्ट जो है वो डायग्राम बना के ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एंथर देखेंगे। एंथर इज जेनेटिकली डायथीशियस हैविंग 2 लूप्स। देखिए, एंथर डायथीशियस होता है, उसके पास 2 लूप्स होता है, एंड टेट्रास्पोरेंगिएट, और वो टेट्रास्पोरेंगिएट होता है। टेट्रा यानी 4, उसके पास स्पोरेंगियास होते हैं, तो उसे टेट्रास्पोरेंगिएट कहते हैं। ईच लूप ऑफ एंथर कंटेन 2 पोलन सैक।
हर एक लूप में एंथर के पास जो लूप्स हैं उसके हर एक लूप में उसके पास 2 पोलन सेक होंगे। इन डायथीसियस एंथर 4 पोलन सेक आर प्रेजेंट, लेकिन जो डायथीसियस एंथर होता है उसके पास 4 पोलन सेक प्रेजेंट होते हैं। Therefore, it is a tetrasporangiate, इसके लिए ये टेट्रास्पोरेंगिएट होता है। An immature stage of the anther is represented by growth of the parenchymatous tissues surrounded by a single layer epidermis। जो immature stage होगा एंथर का वो रिप्रेजेंट करता है पेरेंचाइमिया टिश्यूज के ग्रोथ को, और ये सराउंडेड होता है सिंगल लेयर एपिडर्मिस से। तो जो पेरेंचाइमिया टिश्यूज हैं उसको सराउंड कौन करता है? सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस। द डिफरेंशिएशन अराइज व्हेन सम हाइपोडर्मियल सेल्स गेट ट्रांसफर्ड आर्चोस्पोरियल सेल्स। देखिए, जो डिफरेंशिएशन है वो अराइज होता है समटाइम्स वो हाइपोडर्मियल सेल में होता है जब वो ट्रांसफर्ड होता है आर्चोस्पोरियल सेल्स में। अब हम देखेंगे कि ये आर्चोस्पोरियल सेल क्या होता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल, सेकेंड होगा प्राइमरी पेरेंटियल सेल। प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल में पोलन मदर सेल होगा। जब उसका मियोसिस होगा तो वो मुझे माइक्रोस्पोर्स देगा। अब जो प्राइमरी पेरेंटियल सेल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक सेकेंडरी पेरिटियल सेल, दूसरा है एंड्रोथीसियम। ना, जो पेरेंटियल सेल है वो अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, वो होगा एक टेप्टम मिडल सेल लेयर। तो ये है आर्चोपोरियस सेल के बारे में। अब हम इसका एक डिटेल इमेज स्टडी भी करेंगे। देखिए, ये है आर्चोपोरियस सेल के बारे में। फीमेल ओव्यूल जिसके अंदर आपको आर्चोपोरियस सेल मिलेगा। जब उसका स्टेट ग्रो होते रहेगा तो उसमें एक न्यूक्लियस बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल, इनर इंटरग्यूमेंटल, आउटर इंटरग्यूमेंटल्स। स्टेज 3 में मेल एंथर देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पे मुझे प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल मिलेगा जिसके अंदर प्राइमरी पीटल सेल्स होंगे। वो जब ट्रांसफॉर्म होगा स्टेज 5 में तो उसमें एपिडर्मिस मिलेगा, एंडोथीसियम मिलेगा, मिडल लेयर होता है, ट्रेप्टम होता है, पोलन मदर सेल्स होते हैं। ये जो येलो वाला पार्ट है दिस इज द पोलन मदर सेल्स। ठीक है, उसके बाद का जो पहला लेयर है दैट इज टेप्टम। उसके बाद एक और लेयर है उसे मिडल लेयर कहेंगे। मिडल लेयर के बाद जो आता है ये जो आप एरिया देख रहे हो जिसको अभी मैंने रेड मार्क किया है दिस इज द एंडोथीसियम, और जो लास्ट वाला लेयर है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। तो गाइस, आप ये इमेज आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है वर्ड्स और टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आप इसे भी राइट डाउन कर लें। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे टीएस ऑफ एंथर यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। द आर्चोपोरियल सेल्स डिवाइडेड इनटू 2 इनर स्पोरोजीनियस सेल एंड आउटर प्राइमरी पेरेंटियल सेल। अभी हमने देखा कि कैसे आर्चोस्पोरियल
सेल्स डिवाइड हो जाता है दो इनर स्पोरेंजियस सेल में और आउटर प्राइमरी पेरेंटियल सेल्स में। स्पोरेंजियस सेल फॉर्म द स्पोरोजिनियस टिश्यू। जो स्पोरेंजियस सेल होगा वो स्पोरोजिनियस टिश्यूज को फॉर्म करेगा। Each cells of sporongenous tissues is capable of giving rise to a micropore tetrad। हर एक स्पोरेंजियस टिश्यू कैपेबल होता है ग्रो करने के लिए, गिव राइज करने के लिए माइक्रोस्पोर टेट्रेड्स को। पीटल सेल अंडरगो द डिवीजन टू फॉर्म द एंथर। जो पेरिटियल सेल होगा, जो भी हमारा पेरिटियल सेल होगा, पेरिटल सेल अंडरगोज द डिवीजन टू फॉर्म द एंथर वॉल लेयर। जो पेरिटियल सेल होगा वो डिवीजन करेगा और फॉर्म करेगा एंथर वॉल लेयर को। एंथर के वॉल का जो लेयर है उसे पेरिटियल सेल फॉर्म करता है। द वॉल ऑफ अ मेच्योर एंथर कंसिस्ट ऑफ द 4 लेयर। जो वॉल्स हैं एक मेच्योर, एक जवान एंथर के, उसके पास 4 लेयर्स होते हैं। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर मेड अप ऑफ ट्यूबुलर फ्लैटेंड सेल। जो एपिडर्मिस है उसका जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है वो बना हुआ होता है ट्यूबुलर से। ट्यूबुलर नथिंग बट द फ्लैटेंड सेल। एक फ्लैटेंड ट्यूबुलर सेल्स होते हैं। Endothecium is a subepidermal layer made up of the readily elongated cell within the fibrous thickenings। जो एंड्रोथीसियम होता है वो सब एपिडर्मियल लेयर होता है जो बना हुआ होता है एलोंगेटेड सेल से और फाइब्रियस थिकनिंग के साथ। Inner the endothecium is the middle layer made up of the thin walled cell 1 to 2 layered which may be disintegrate। जो इनर एंड्रोथीसियम रहेगा वो मिडल लेयर है जो कि एक थिन वॉल सेल से बना हुआ होता है। ये 1 to 2 लेयर्ड होते हैं जिसको डिसइंटीग्रेट किया जा सकता है इन मैच्योर एंथर। उसको डिसइंटीग्रेट मैच्योर एंथर में किया जा सकता है। टेक्टम इज द इनर मोस्ट न्यूट्रेटिव लेयर ऑफ एंथर वॉल। जो टेक्टम है वो इनर मोस्ट एकदम अंदर का न्यूट्रेटिव लेयर होता है एंथर वॉल का। इट इमीडिएटली एनक्लोज द स्पोरोजिनियस टिश्यू माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स। ये जल्द से जल्द इमीडिएटली एनक्लोज कर लेता है स्पोरोजिनियस टिश्यूज को यानी माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स को। यहां पे देखिए ये वाला डायग्राम हमने पहले भी देखा हुआ है। ये उसी का ट्रांजिशन स्टडी है। ये पोलन सेक्स हो गए, माइक्रोस्पोरोंगिया, यहाँ पे होता है माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स और टेक्टम। इनको हमने डिटेल में भी देखा हुआ है और इनके अंदर मुझे मिलता है पोलन ग्रेन्स। गाइस ये टीएस ऑफ एंथर काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे राइट डाउन कर लें, ये काफी हेल्पफुल होने वाला है आप लोग को एग्जाम में। चलिए आगे इसका और इमेजल स्टडी कर लेते हैं। देखिए ये है टीएस ऑफ एंथर। इसके अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पे कनेक्टिव देखने के लिए मिलेगा। ओके ना, फिर एपिडर्मिस, ये जो है इसे एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के बाद होता है मिडल लेयर, मिडल लेयर के बाद एकदम अंदर होता है टेक्टम। ओके, टेक्टम न्यूट्रेटिव पार्ट है। अब उसके अंदर आपको स्पोरेंजियस टिश्यूज मिलेंगे एकदम अंदर, यहाँ पे स्पोरेंजियस टिश्यू मिलेंगे और एंडोथीसियम मिलेगा। अब देखिए दिस इज द डिहेस्ट एंथर। ये जो इमेज है ये
ये जो फिगर है ये है डिहिसेड एंथर का, जिसके अंदर आपको पोलन ग्रेन्स देखने के लिए मिल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो एरिया देख रहे हैं इसे कहते हैं वस्कुलर स्टैंड। एपिडर्मिस, देखिए एपिडर्मिस का जो लेयर होता है वो फर्स्ट लेयर ही होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो येलो लेयर दिख रहा है ये एपिडर्मिस होता है। उसके बाद ये जो आप टर्न देख रहे हैं, वी शेप देख रहे हैं, इसे स्टोमियम कहते हैं। अंदर माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स रहेंगे। उसके बाद ये जो लेयर आप देख रहे हैं इसे कहेंगे मिडल लेयर, और यहाँ पे आपको मिलेगा टेक्टम। ये जो एरिया देख रहे हैं इसे स्टोमियम कहते हैं, यही वाला स्टोमियम है। ये जो ये वी शेप का है वो एरिया से अगर मैं इसको बाइसेक्ट काट के देखूं तो मुझे देखने के लिए मिलेगा। अब देखते हैं कि स्टोमियम कैसे वर्क करता है। यहाँ पे अंदर ये जो एरिया देख रहे हो यहाँ पे होता है एक्चुअल में माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स। उसके जस्ट बाद होता है मिडल लेयर। ओके ना, ये होता है एपिडर्मिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द एपिडर्मिस, और ये जो अंदर हैं, ये जो आपको डॉट 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 दिख रहे हैं ढेर सारे, यही हैं पोलन ग्रेन्स। ये इमेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, आप इसे प्रॉपरली इमेज ड्रॉ करके विथ नेम रख लें ताकि ये आपकी हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिडर्मिस, अब थोड़ा एपिडर्मिस को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट ऑफ द 3 layers that compress the skin, inner layer and dermis and hypodermis। देखिए जो एपिडर्मिस है ये आउटर मोस्ट लेयर होता है 3 layers का, 3 layers होते हैं। उसका जो सबसे बाहर वाला लेयर है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। ये कंपोज करता है, जैसे कि ये जो आउटर लेयर है उसमें क्या क्या आ जाएगा, स्किन आ जाएगा, इनर लेयर आ जाएगा, डर्मिस आ जाएगा और हाइपोडर्मिस आ जाएगा। ये कंसिस्ट करता है कौन, एपिडर्मिस। अब देखिए जो भी पार्ट रहेगा प्लांट का, जो अब्बो का इतना एरिया है इसे एपिडर्मिस कहते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एपिडर्मिस के जो नीचे का एरिया रहता है उसे डर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस, ये है microscopic image of the epidermis which constitute the outer layer of skin as shown by the white bar। ये जो white bar से आपको दिख रहा है यही है epidermis जो कि outer skin layer को कवर करता है। इसको रिप्रेजेंट किया गया है white bar से, देख सकते हैं आप ना। अब ये देखिए ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है जो मुझे लेयर्स दिखा रहा है एपिडर्मिस के अंदर। एपिडर्मिस के अंदर कितने लेयर्स होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक इमेज से हम देख सकते हैं। द स्टेरेक्टम कॉर्नियम अपीयर्स मोर कॉम्पैक्ट इन दिस इमेज। इस इमेज के अंदर आपको स्ट्रेक्टम कॉर्नियम अपीयर हो रहा है एक कॉम्पैक्ट इमेज के रूप में। Then above because of the different sample preparation, ये अपीयर्स हो रहा है क्योंकि इसमें अलग अलग सैंपल प्रिपरेशन होता है। अब देखते हैं ये जो एरिया है इसे कहेंगे स्ट्रेक्टम कॉर्निया। स्ट्रेक्टम कॉर्निया के नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा स्ट्रेक्टम लूसिडम, उसके बाद स्ट्रेक्टम गैरेनुलोसम, फिर स्ट्रेक्टम स्पिनोसम, स्ट्रेक्टम बेसेल्स और लास्ट में डर्मिस। देखिए ये एपिडर्मिस का जो इतना पार्ट आप देख रहे हो, अगर मैं इसका माइक्रोस्कोपिक इमेज लूँ तो एपिडर्मिस इतने स्टेट्स में डिवाइड होता है, 5 स्टेट्स में डिवाइड होता है। उसके बाद डर्मिस का एरिया शुरू हो जाता है। गाइस कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो को पॉज करके सारी इंफॉर्मेशंस को राइट डाउन कर लें, इट्स हेल्पफुल फॉर यू। नाउ
नेक्स्ट देखते हैं एंड्रोथीसियम. द एंड्रोथीसियम इज द सेंट्रल लेयर ऑफ सेल मास in the young sporophytes of baryophytes. देखिए जो एंडोथीसियम है वो सेंट्रल लेयर होता है सेल मास का यंग स्पोरोजाइट्स ऑफ द बैरोफाइट्स के अंदर. दिस सेंट्रल सेल मास हैव नो वॉक्यूल्स बट डर्मिस साइटोप्लाज्म. देखिए इस सेंट्रल लेयर के मास के पास कोई भी वैक्यूल्स नहीं होता लेकिन डेंस साइटोप्लाज्म होता है. इट ब्रिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एन एयर पॉकेट बिटवीन द कैप्सूल सेल वॉल एंड एंडोथीसियम. ये क्या डेवलप करता है एयर पॉकेट्स को कैप्सूल सेल वॉल और एंडोथीसियम के बीच में. नाउ ये देखिए अब ये जो आपको कैप्सूल दिख रहा है ये एक एयर पॉकेट है. ओके नाउ अब देखिए यहाँ पे यह है कनेक्टिव एपिडर्मिस. फिर एंडोथीसियम ने क्या कवर करके रखा है, ये सेंट्रल लेयर है मास, सेंट्रल लेयर ऑफ सेल मास है. ओके नाउ स्पोरेंजियस टिश्यूज, टेप्टम न्यूट्रेटिव पार्ट, मिडल लेयर जो जस्ट टेक्टम के ऊपर होगा. अब देखिए अब आप यहाँ पे प्रॉपरली देख सकते हैं दिस इज द एपिडर्मिस. उसके बाद जो सेकेंड लेयर है वो है एंडोथीसियम. उसके बाद आता है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. ये जो आप देख रहे हो दिस इज द माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स. थर्ड लेयर से स्टार्ट हो जाता है. उसके बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के नीचे होता है टेक्टम. ये जो आप डॉटेड एरिया देख रहे हो ये पूरा एरिया टेक्टम का होता है. टेक्टम के अंदर मिडल लेयर्स पाए जाते हैं. ये इमेज आपकी काफ़ी हेल्प करेगा. आप इसे एक बार ड्रॉ कर लें और जैसा उनको लेबलिंग किया है वैसा अगर आप लेबल कर लेते हैं तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि प्लांट्स के इस पार्ट का क्या प्रॉपरली नेम और टर्मिनोलॉजी सब समझ में आ जाएगी. विदाउट प्रैक्टिस इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. नाउ चलिए आगे बढ़ते. अब हम देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजियसिस. Each microspore mother cell divides meiotically to form the tetrad haploid microspore pollen grains. देखिए जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है वो डिवाइड हो जाएगा मियोटिकली और फॉर्म करेगा टेट्रेड हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स को. ये जो टेट्रेड हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स हैं इन्हें पोलन ग्रेन्स कहते हैं. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर्स. अब हम कुछ स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन देखेंगे माइक्रोस्पोर्स के बारे में. टिपिकली पोलन ग्रेन इज अ नॉन मोटाइल हैप्लॉइड यूनिसेलुलर बॉडी विथ अ सिंगल न्यूक्लियस. जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये नॉन मोटाइल हैप्लॉइड्स होते हैं, यूनिसेलुलर बॉडी होती है और इनके पास एक सिंगल न्यूक्लियस होता है. इट इज सराउंडेड बाय द टू लेयर्ड सेल कॉल्ड द स्पोरोडर्म. ये सराउंडेड होता है दो लेयर सेल वॉल से जिसको स्पोरोडर्म कहते हैं. द आउटर लेयर Exin is a thick and made up of complex non-biodegradable substance called the sporopollenin. जो आउटर लेयर होता है एक्सिन का वो थिक होता है और ये कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से बना हुआ होता है जिसको स्पोरोपोलेनिन्स कहते हैं.
इट मे बी स्मूथ, ये स्मूथ हो सकता है, और विथ अ स्क्रप्चरल पैटर्न, और इसका एक स्क्रप्चर, जैसे आप एक पेपर को लेके उसको स्क्रब कर देंगे वैसा पैटर्न होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पीशीज, यही कैरेक्टरिस्टिक्स है इस स्पीशीज का। इट इज अ रेजिस्टेंस टू केमिकल, ये केमिकल रेजिस्टेंस रखता है, केमिकली जल्दी इंटरेक्ट नहीं करता। एट सेम प्लेस एक्सिन्स इज अ वेरी थिन, शोइंग थिन एरियाज नोन एज द जर्म पोल्स। सेम टाइम पे जो एक्सिन होता है वो बहुत ही थिन होता है, ये जो थिन एरिया है ये जर्म पोर्स के लिए होते हैं। These are meet for a growth of the emerging pollen tube during the germination of the pollen grains। इसका मतलब है ये ग्रो करते हैं, इनका जो ग्रोथ है वो एमर्जिंग करेगा पोलन ट्यूब्स को जर्मिनेशन के वक्त, जब पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन होगा तब। द इनर वॉल लेयर इन टीन कंसिस्ट ऑफ द सेलुलोस एंड पैक्टीन। जो इनर वॉल लेयर होता है इंटीन का वो कंसिस्ट करेगा सेलुलोस और पैक्टीन जैसे कंपाउंड्स को। देखिए ये है टीएस ऑफ एंथर। अब इसका डिटेल स्टडी करेंगे कैसे कैसे ये आगे बढ़ता है। देखिए ये जो एरिया देख रहे हैं आप इसको लॉक्यूल्स कहेंगे, जिसके अंदर सब कुछ लॉक्यूल्स होता है। यह है टैप्टम। अब देखिए जो इसका पोलन ग्रेन्स है अब उसको डिटेल में देखेंगे। यह है डिप्लॉयड न्यूक्लियस, पोलन ग्रेन के अंदर आपको एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगा। माइक्रोस्पोरोसाइट, ये माइक्रोस्पोरोसाइट्स है जिसके अंदर आपको डिप्लॉयड न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगा। जब इसका फर्स्ट मियोसिस होगा तो ये 1 से 2 हो जाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे, कैलूस। अब ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस से ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया है। पहले डिप्लॉयड न्यूक्लियस था यानी 1 था, उसके बाद वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस हो गए, 2 हो गए वहां पे। अब इसका सेकेंड मियोसिस होगा तो ये मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। डिप्लॉयड न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट मियोसिस के बाद वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस हो गया। हैप्लॉइड न्यूक्लियस का जब सेकेंड मियोसिस होता है तो वहां पे 3-4 न्यूक्लियस डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद टेट्रेड होता है। टेट्रेड के बाद ये कुछ इस तरीके से डेवलप हो जाएगा। आप देख सकते हैं काफी डिफरेंस आ गया है। फिर जब माइक्रोस्पोर रिलीज होगा तो इसके अंदर से जो माइक्रोस्पोर्स रिलीज हुआ है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जिसे माइक्रोस्पोर्स कहेंगे। माइक्रोस्पोर्स आगे चल के डेवलप होगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा जिसे वैक्यूल्स कहेंगे। फिर पोलन मिटोसिस होगा, ये वेजिटेटिव सेल बन चुका है अब, और इसके अंदर आपको वेजिटेटिव न्यूक्लियस जर्मिनेटिव सेल्स मिल जाएंगे। फिर ये पोलन मिटोसिस सेकेंड, उसके बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक ऐसा जिसे मैच्योर पोलन्स कहेंगे और एक ऐसा जो कि जर्मिनेटर होगा जर्मिनेशन के लिए। नाउ पहले ये कुछ ऐसा जर्मिनेट यानी खुद को ऐसे डीप कर लेगा, फिर ये इससे सेकेंड इसमें भी ट्रांसफर हो सकता है जिससे पोलन मिटोसिस सेकेंड कहेंगे। फिर ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। उसके बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे ये जर्मिनेट होने के बाद ये जो पोलन ट्यूब है स्पर्म सेल्स का वेजिटेटिव न्यूक्लियस, पोलन ट्यूब्स इसके स्पर्म सेल्स के साथ कनेक्ट होके वेजिटेटिव न्यूक्लियस से आ चुके हैं। ये सब कहाँ पे होगा, पिस्टिल पे होगा। ओके गाइस, तो अब हमने देख लिया है कैसे डिप्लॉयड न्यूक्लियस से लेके पिस्टिल तक इनका सफर जो है वो शुरू रहता है। नाउ आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम द PMC थ्रू द मिसोसिस इज कॉल्ड द
macrosporogenesis. This sporangious cell divided meiotically to form the microspore tetrads. This process haploid microspores are formed. देखिए क्या बोला है, ये जो प्रोसेस है फॉर्मेशन का माइक्रोस्पोर्स का फ्रॉम पीएमसी मीसोसिस के थ्रू, इसे कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियसिस. अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियस सेल है वो डिवाइड हो जाएगा म्यूटोकली, फॉर्म करेगा माइक्रोस्पोर टेट्रेड्स को. इस प्रोसेस में जो हैप्लॉइड्स है वो माइक्रोस्पोर्स को फॉर्म कर देगा. आप देख सकते हैं हैप्लॉइड्स के बाद ही माइक्रोस्पोर्स फॉर्म हुआ है. इट इज ऑक्योर इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सेक ऑफ एंथर. एंथर के ये एंथर के अंदर होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सेक के अंदर. जो एंथर है, एंथर के अंदर ये जो सारा प्रोसेस है ये एंथर के अंदर ही होता है. एंथर के पास जो माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सेक है वहां पे ये पूरा प्रोसेस डेवलपमेंट टेक प्लेस करता है. द स्पोरेंजिया गिव राइज टू द मेल जेमेटोफाइट. जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो राइज करेंगे मेल जेमेटोफाइट को. तो गाइज आप वीडियो को पॉज करके ये इमेज अगर चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो इस इमेज का स्टडी करके भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा. ये चारों पॉइंट्स को राइट डाउन कर लें, ये आप लोग के लिए काफ़ी वैल्यूएबल है.